गैप अप पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा मौजू है इन्फ्लेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है। और इस मौजू की अहमियत इसलिए इम्पोर्टेंट है, उर्दू में इसे महंगाई कहते हैं और इंग्लिश में इन्फ्लेशन हम कहते हैं। इसकी अहमियत ओवरऑल सोसाइटी में भी है और हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है। चूँकि इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ट्रेडिंग में हम चूँकि प्राइसेस को देख रहे होते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस कहाँ एग्जिस्ट कर रही है और आने वाले दिनों में वो प्राइस क्या करेगी। तो चूँकि इन्फ्लेशन इम्पैक्ट डालता है प्राइसेस के ऊपर, तो उसको चेक करना, देखना, समझना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो महंगाई आज के दिनों में हम देख रहे हैं और उस महंगाई का वो जो कहर है आम पब्लिक के ऊपर, आम आवाम के ऊपर, उसका भी एक बराह रास्त ताल्लुक है कि वो इस मौजू को बहुत ही संजीदा तरीके से सुने, समझे और फिर अपना जो भी ओपिनियन है वो डेवलप करे और फिर इसको सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट करे ताकि मुतल्लिका हुक्काम बाला तक बात पहुंच पाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन की अगर डेफिनेशन को हम देखें जो कि एकेडमिक है, तो वो बड़ी सिंपल सी ये बताई जाती है कि प्राइसेस का इंक्रीज होना विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी महंगाई, कीमतों के बढ़ जाने के रुझान को वक्त के साथ इन्फ्लेशन कहा जाता है या महंगाई कहा जाता है। लेकिन ये तो इन्फ्लेशन की बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन आज हम एक नए पर्सपेक्टिव में हम इन्फ्लेशन को देखेंगे। हम सिर्फ इसको जो एक ट्रेडिशनल नुक्ता नज़र हमें बताया जाता रहा, किताबों में पढ़ाया जाता रहा, लिटरेचर में हमारे पढ़ाया जाता रहा, और ये किसी एक मौजू के साथ नहीं, हर मौजू के साथ ही ऐसा होता है कि जो पढ़ाया जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे कि क्या है और किस तरीके से है। अगर आप इस चार्ट को देखें जो आपके सामने मौजूद है, 1970 यानी 1970 में एक कॉफ़ी जो थी वो 0.20 सेंट की मिलती थी और 1980 में $0.45 की मिलती थी कॉफ़ी। इसी तरीके से 1990 में ये $0.75 की मिलती थी। फिर 2000 में $1 की हो गई, 2010 में $1.25 की हो गई और 2022 में 1.85 की एक कॉफ़ी हो गई। और ये बता रहा है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है और वक्त के साथ साथ ये बढ़ता रहता है। ये ज़र के साथ एक बड़ी ही आप कह सकते हैं कि ज़र का बड़ा ही ड्रॉबैक है। और ये ड्रॉबैक इतना खतरनाक है कि ये यूं समझें कि जिंदगियां निगल जाता है, सिस्टम को निगल जाता है। क्योंकि आपके ज़र का तल्लक ज़र को कंट्रोल करने से आ जाता है कि अगर ज़र बढ़ जाए यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो जब उसको कंट्रोल करने की बारी आती है तो वो फिर सिस्टम कोलैप्स होता है, फिर बैंक्स कोलैप्स होते हैं, फिर पूरा मालियाती निज़ाम हल के रह जाता है। लेकिन अगर आप इस स्लाइड को देखें तो ये कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं है, ये दुनिया की हर करेंसी के साथ है। दुनिया की जितनी करेंसियां हैं जिनको फिएट करेंसीज कहा जाता है, उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि एक वक्त में जो चीजें अगर 10 अशिया मिलती थी तो दूसरे वक्त में उतनी चीजें नहीं मिलती, 10 से वो 5 हो जाती हैं। यानी ज़र के जरिए जो बुनियादी काम अंजाम दिया जाता है, जो कि ज़र एक आला मुबादला है। बुनियादी तौर पर ज़र को हमने पता नहीं क्यों खुदा बना के रख दिया है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ज़र सिर्फ एक आला मुबादला है। जिस ज़र को हम यूं समझे कि कोई आसमानी सहीफ़ा बना के पेश करते हैं, या यूं समझते हैं कि जैसे हमारे सोच के अंदर इतना सराहियत कर गया है कि ज़र जो है वो
बुनियादी तौर पर कोई आइन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बदला नहीं जा सकता या जिसके बारे में बात नहीं हो सकती, या बहुत ज्यादा मुकद्दस उसको गाय बना के पेश किया जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा मालियाती अदारा जिसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है उसको बैठा के, और उसको लीगल टेंडर के तौर पर कहा जाता है, और लीगल टेंडर के अगेंस्ट कोई चीज नहीं। मतलब पता नहीं हम क्यों इस जर को इतना बड़ा बना के, आज मैं इस वीडियो के जरिए से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सिर्फ मखसूस आप कह सकते हैं हालात और ख्यालात के मखसूस लोगों और एक मखसूस तर्ज फ़िक्र के लोगों को मखसूस मफादात के लिए ये रखा गया है, जिसके नतीजे में जो ज़रा हमारे सामने बना के पेश किया जाता है। अब आप देखें इसकी इसकी हकानियत देखें, या इसकी पाकीज़गी देखें कि किस तरीके से दुनिया में ज़र जो है वो न सिर्फ बदनाम हो रहा है, बल्कि ज़र की कदर किस तरह से गिर रही है, और फिर इसकी कदर गिरने के नतीजे में जो महंगाई हमारे सामने है, वो कितना बड़ा अजाब हमारे सामने आज मौजूद है। अगर आप इसकी मज़ीद एग्जांपल देखें तो मैं आपको एक और डाटा बताता चलूँ। ये एक वेबसाइट है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। तो इस पे अगर आप देखें आज, तो ये प्राइसेस देखें। इन्फ्लेशन रेट मैं आपको बताना चाहता हूँ अमेरिका का, यूके यूएसए का। अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ नज़र आएगा, ये चार्ट आपको नज़र आएगा। ये इन्फ्लेशन जो है ये कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने, जो कि मार्च के अंदर तकरीबन 5% था, फिर 4.9% पे आया, फिर ये 4.1% पे आया, फिर ये गिरता गिरता नवंबर में ये 3.1% पे आया, फिर ये 3% से 3.2% पे आज खड़ा है। अमेरिका का इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन रेट में आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन रेट को जो बात अभी मैंने कुछ देर पहले की, कि इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाता है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, यानी नेगेटिव था, तो उसको बढ़ाते 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 वो आज 5% पे खड़ा किया गया है, तकरीबन राउंड अबाउट। तो कहने का मतलब ये कि जब उसको बढ़ाया गया तो अमेरिका के अंदर 4 से 5 बड़े बैंक अभी अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोलैप्स हुए, यानी 2024 के अंदर ही वो बैंक कोलैप्स हुए हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये ज़र के नतीजे में ये सारा अमल हुआ कि बैंक कोलैप्स होते हैं, फिर एक नया रिसेशन इकोनॉमी के अंदर आ जाता है, जो कि अभी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता हुआ रिसेशन इस सारे अलमिये की वजह से। और इसके बाद अगर आप थोड़ा-सा आगे चलें तो मैं जो आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाना लगा हूँ, वो बड़े ही दिलचस्प हैं, और उसमें आप दोबारा देखेंगे कि मतलब क्या डिबेट है, क्या है ये जिस ज़र को हम इतनी अहमियत देते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर 2 बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं ज़र के हवाले से। एक मॉनेटरिस्ट नुक्ता नज़र है और एक केन्ज़ियन नुक्ता नज़र है। ये 2 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं, जो कि रवायती इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं, और रवायती इकोनॉमिक्स में ये बड़े लंबे अरसे से पढ़ाए जाते हैं। तो ज़रा इनको मुलाहिज़ा कीजिएगा कि ये क्या कह रहे हैं इसके हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मॉनेटरिस्ट हैं, मैं आपको मुख्तसरन बताऊँ कि मॉनेटरिस्ट जो हैं वो ज़र को ज़्यादा अवलियत देते हैं। वो ज़र के ऊपर उसको ज़्यादा एक देवता समान बना के बैठाया हुआ है उन्होंने। जबकि जो केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट है, वो इसको इतनी बड़ी हैसियत नहीं देता। वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को ज़्यादा जो है वो, यानी फिस्कल पॉलिसी जिसको कहते हैं हम, और जो मॉनेटरिस्ट हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि इकोनॉमिक्स में ये मालियाती निज़ाम को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ अगर आप देखें तो काज़ ऑफ डिप्रेशन, मॉनेटरिस्ट कहते हैं कि जो डिप्रेशन है इसकी वजह है कि आप मनी सप्लाई को कम करते हैं। आप इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को अगर कम करेंगे तो उससे डिप्रेशन आएगा समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, सिस्टम के अंदर। जबकि जो केन्जियन है वो कहते हैं कि इसका इससे कोई तल्लक नहीं है, बल्कि अगर गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को कम कर दे तो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है, वो केन्जियन कहते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरी तरफ जो स्कूल ऑफ थॉट है मॉनेटरिस्ट, वो बुनियादी तौर पर जो आज हावी है पूरी दुनिया के ऊपर,
और वो कहता है नहीं, ज़र जो है उसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो उससे जो है वो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जो क्रिएट होने की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से एक और पहलू है जो मॉनेटरिस्ट और केन्जियन के दरमियान है, वो मॉनेटरी चेंजेस जितनी भी होती हैं उसके बारे में मॉनेटरिस्ट कहते हैं कि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है कीमतों के ऊपर, आमदन के ऊपर और माशी सरगर्मियों के ऊपर। जो मॉनेटरिस्ट कहते हैं कि अगर आप ज़र के अंदर तब्दीलियां लेके आएंगे तो उसके नतीजे में, यानी वो बताना ये चाह रहे हैं कि ज़र का जो कंट्रोल है वो बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसको बहुत बड़ा एक देव माता किस्म का बना के पेश करते हैं, जबकि केन्जियन इसके बारे में कहते हैं कि इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप ज़र को जो है वो मतलब कोई इसको अंदर बड़ी भी तब्दीलियां ले आए तो ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ना ही कोई इतनी बड़ी तब्दीली लेके आएगा कीमतों के ऊपर, ना ही इनकम के अंदर, और ना ही कोई माशी सरगर्मी को, बल्कि उसके नतीजे में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, जो केन्जियन कहते हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट लाती है ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, चीज़ों के अंदर। तो इसके अलावा वो कहते हैं, मॉनेटरिस्ट कहते हैं कि अगर ज़र की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इकोनॉमी के अंदर, जबकि केन्जियन कहते हैं कोई मैटर नहीं करती है, ये कोई देवता नहीं है, इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। तो यूं कहने का मतलब ये कि ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, जो एक ज़र को देवता बना रहा है और दूसरा उसको वो एक मखसूस हैसियत दे रहा है। तो ये बुनियादी तफरीक है दानू स्कूल ऑफ थॉट में। और अगर आप देखें तो बाटर सिस्टम ने दुनिया के अंदर जो है इंसान ने अपनी ज़िंदगी का 95% हिस्सा जो गुजारा है वो ज़र के बगैर गुजारा है जी। ये इंसानी तारीख है और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि छुपाया जाता है, हमें लिटरेचर में नहीं पढ़ाया जाता है, और हमें ये बताया जाता है नहीं, ज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़र की कोई हैसियत नहीं है इकोनॉमी के अंदर, अशिया की हैसियत है। आप ज़रा थोड़ा सा मुलाहिजा करें कि ज़र के ज़रिए हम करते क्या हैं। बाजार में जाते हैं तो अशिया लेते हैं ज़र के ज़रिए। एक बड़ा काम जो हम पहला इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो ये करते हैं। इसका मतलब है कि वो शय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शय की मिकदार इकोनॉमी में बढ़ा दी जाए तो ज़र की हैसियत आहिस्ता आहिस्ता डिलीट होती जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैसियत और कदर खत्म होती रहती है। अगर अशिया को बढ़ा दिया जाए, अगर सर्विसेज और गुड्स को बढ़ाया जाए इकोनॉमी के अंदर, तो यही काम था बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो इंसानी तारीख ने, इंसानी जिंदगी ने 95% हिस्सा जो बार्टर सिस्टम के तहत गुजारा, और बहुत ही एहसन तरीके से गुजारा, बहुत ही बदरजा उत्तम म्यारी जिंदगी इंसान ने गुजारी। तो उस बार्टर सिस्टम के जरिए होता क्या था कि हर बंदे की मजबूरी बनती थी सोसाइटी के अंदर कि वो अपनी शय को बढ़ाए, और शय के बढ़ने के नतीजे में ज़र जो है उसकी वैल्यू गिरती है, और जो हमें इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ें जो नज़र आती हैं वो नहीं होती हैं। ये बुनियादी तौर पर बार्टर सिस्टम का कमाल था, जो कि जिसको ख़त्म किया गया या जिसको डाइल्यूट किया गया। उसके मुतबादल बैंक लाया गया जी, जो कि बुनियादी तौर पर बैंक एक मरकजी बैंक है। पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क का एक अपना मरकजी बैंक है, और जो सबसे बड़ा देवता है या पूरी दुनिया के बैंकिंग निज़ाम को चलाता है वो फेडरल रिजर्व बैंक है जी, जो पूरे स्टॉक को चलाता है, पूरी मार्केट को चलाता है, जो डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो बुनियादी तौर पर सेंट्रल बैंक्स होते हैं। सेंट्रल बैंक्स की ज़ाहिर है जो जिम्मेदारी है वो ज़र को कंट्रोल करना है, ज़र को चलाना है और कीमतों की स्टेबिलिटी रखनी है। जबकि ओरिजिनली ऐसा होता नहीं है, ऐसा है नहीं सोसाइटी के अंदर। दूसरे बड़े जो बैंक्स हैं जिनको हम उर्फ आम में कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, बेसिकली ज़र को वो क्रिएट करते हैं। ये एक और डिलेमा है, एक और आप कह सकते हैं कि अलुयन है जो लिटरेचर में पढ़ाया जाता है और लोगों को पढ़ाया जाता है कि जो सेंट्रल बैंक है जी वो ज़र जारी करता है। आप यकीन जानिए कि ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जब आप इनके पास जाते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास आप क्या करते हैं, आप अपने अकाउंट ओपन करते हैं, आप अपने लॉकर्स यूज़ करते हैं, उसके अलावा आप कोई सेविंग करते हैं, आपकी सैलरियाँ आती हैं ओवरऑल। लेकिन ज़र इससे बड़ा फरीज़ा जो जिसकी ऊपर ये खड़ा है कमर्शियल बैंक, वो है कर्ज़े जारी करना। दुनिया के अंदर कर्ज़ों का बहुत बड़ा बिज़नेस है।
वो एक पूरी प्रोडक्ट है, लोन एक पूरी प्रोडक्ट है जिसके ज़रिए ये सारे कमर्शियल बैंक चलते हैं। और जब वो कर्ज़ा जारी करते हैं तो एक मखसूस लायबिलिटी के, एक मखसूस एसेट के एवज़ वो कर्ज़ा जारी करते हैं। और उसके पीछे कोई बड़ी साइंस नहीं होती, बल्कि जस्ट डिजिट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। अगर 10 से 12 लोग भी जाएं अपने पैसे वापस मांगने के लिए, तो वो बैंक्स फौरी तौर पर कोलैप्स कर जाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं असूल इसरा, मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर के जरिए जो है वो जर जारी करते हैं तमाम कमर्शियल बैंक्स। यानी अगर सेंट्रल बैंक्स 1 से 2% जारी करता है, तो कमर्शियल बैंक्स 8 से 10% तख्लीक जर करते हैं जी। इसके अलावा फंड मैनेजमेंट बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि 25% तकरीबन जर जारी करती हैं। और वो किसके इवज जारी करती हैं? उनका कोलेटरल को क्या होता है? वो डेरिवेटिव्स होते हैं, वो स्टॉक मार्केट होती है जिसके इवज वो कर्जे जारी करते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये कहने का मतलब ये कि जो जर का फरीजा है वो अगर सेंट्रल बैंक के पास है, तो ओरिजिनली वो तमाम तरह के जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो फंड मैनेजमेंट की कंपनी है, वो ज़र जारी करती हैं। और मज़े की बात यह है कि वो बगैर किसी बड़े असासे या रिजर्व के बगैर जारी कर देते हैं, जिसके नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पे इन्फ्लेशन आता है। और वो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया को आज निगल रहा है। पूरी दुनिया उसकी वजह से परेशान है। और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब अगेन मॉनिटरी तरीकाकार अख्तियार किया जाता है, यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, तो उसके नतीजे में फिर बैंकों का कोलैप्स होता है और यूं सिस्टम पूरे का पूरा आज को खाता हुआ हमें नजर आता है। और इसका हल क्या है? इसका हल है, जिस तरह बार्टर सिस्टम के अंदर कई तरह की करेंसियां थी, दूध करेंसी थी, माल मवेशी करेंसी थे, इसी तरीके से बाकी चीजें करेंसी थी। और आज हमारे सामने क्रिप्टो करेंसियां हैं, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी से। वो बुनियादी तौर पर इसका मुतबादल है, चूंकि ये एक ऐसा बार्टर सिस्टम है जो कि मॉडर्न मोड ऑफ पेमेंट की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। ये बुनियादी तौर पर एक नया सोल्यूशन है, जो कि वही बार्टर सिस्टम जो माजी में था, लेकिन ये उससे आला तर, चूंकि इर्तिका हमेशा अदना से आला की तरफ जाता है, तो ये एक आला मेयार का हमें सोल्यूशन नज़र आता है सोसाइटी के अंदर, जो कि मौजूद है, जिसके ज़रिए ये इन्फ्लेशन और ये सारे प्रॉब्लम जो हमें नज़र आ रहे हैं, उनको हम जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। अब ज़रा देखें कि जो आपका बार्टर सिस्टम था वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज था, वो सेंट्रलाइज नहीं था। सेंट्रलाइज तो ज़र ने आके करना शुरू किया ना जी। तो ये बुनियादी तौर पर जो आपका क्रिप्टो फिनोमिना है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और ये खूबसूरत, और वो जो खामियां थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जो माहिरीन माशियात बनाते हैं, उसका बेहतरीन वो जो तनकीदी आस्पेक्ट्स थे, वो इसने आके हल कर दिए, जो कि क्रिप्टो ने आके उसको रिजॉल्व किया। यानी उसकी वो खामियां, चूंकि वो अदना से आला की तरफ चीज़ों ने मूव करना होता है, तो वो आज हमारे सामने क्रिप्टो ने करके दिखा दिया। और आज हम मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम मुतारफ करवा के दुनिया को आज के इस अजाब से हम बचा सकते हैं, जो कि सेंट्रलाइज्ड है और चंद हाथों के कंट्रोल में है, और वो मैनिपुलेट करते हैं पूरी दुनिया को। अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल को क्लिक कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी तो आप बहुत सारा कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और आज आपने देखा कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।